अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैंने अभी लास्ट वीक टर्किश लीरा के गिरने की और उसके डाउनफॉल की वजूहात बयान की और प्रडिक्शन की थी कि मुस्तकबिल में आने वाले 6-7 माह में जो लीरा है वो फिर दोबारा मजबूत होगा। और मईशत के बारे में बात की थी तुर्की की। तो बहुत सारे लोगों ने दर्जनों के लिहाज से ऐसे कमेंट किए जैसे मुझे शायद उन्हें मुझसे ज़्यादा मईशत का पता है और वो इकॉनमी को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं जर्नलिज़म की क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एमबीए भी हूं और एमबीए में मैं टॉपर ऑफ बैच था अपने, और मुझे मईशत का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। मैं सिर्फ जर्नलिज़म क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ, मईशत का भी क्वालिफ़ाइड जर्नलिस्ट हूँ। सो मुझे उन लोगों को दोबारा एक डिटेल देने की ज़रूरत पड़ी जो अभी भी सोशल मीडिया पर शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, और शक व शुबहात की वजह से वो लोगों को पैनिक कर रहे हैं कि शायद जैसे तुर्की की मईशत डूब रही है और तुर्की जो वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो उनको शायद तुर्की के जो इकॉनमी के पैरामीटर उनके बारे में बिल्कुल आगाही नहीं है। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको वो सॉलिड वजूहात दूंगा जिसकी वजह से ये तुर्की में लीरा जो है वो गिरावट का शिकार है, और उसकी जो रीज़न्स हैं, जो सॉलिड रीज़न है, वो मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसे इकनॉमिक पैरामीटर्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो इकनॉमिक पैरामीटर आप कहीं से भी वेरीफाई कर लें। आप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से या तुर्की की इकनॉमिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप गूगल करके या कहीं से भी अगर आप इसकी तस्दीक करेंगे तो आपको इन तमाम अदाद शुमार की तस्दीक हो जाएगी। और उन अफराद के लिए मैं ख़ास तौर पर जो अभी भी नेगेटिव पैरामीटर्स रखते हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, एक एजेंडा है इंटरनेशनल नेगेटिविटी फैलाने का। और वो नेगेटिविटी ज़ाहिरी बात है वो नेगेटिविटी फैलती है उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिन ममालिक को ये जो बड़ी ताकतें हैं वो गिराना चाहती हैं या उनको डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं। अब मैं आपसे चलते चलते कुछ अदाद शुमार आपसे शेयर कर दूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहला पैरामीटर जो किसी भी इकॉनमी का होता है वो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है। दुनिया में सबसे टॉप पर दूसरे नंबर पर, यानी दुनिया के जीडीपी ग्रोथ में दूसरे नंबर पर जो 196-97 मुल्कों में कंट्री आ रहा है वो तुर्की है। तुर्की का 2021 में जो ग्रोथ रेट रहा वो 9% रहा। अब जो मूडीज़ या जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है वो जो इसकी 2022 की और 2023 की प्रेडिक्शन करते हैं, वो 2022 में इसका जीडीपी ग्रोथ रेट वो कहते हैं 12.3 होगा और 2023 में इसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 13.6 गर्दानते हैं। जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो कहते हैं कि 15 के करीब होगा। चलें आप रजब तैयब एर्दोगान की अदाद शुमार को हम नहीं लेते, हम इंटरनेशनल इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अदाद शुमार ले लेते हैं। वो इसकी रेटिंग इस तरह दे रहे हैं कि ये दुनिया के टॉप मोस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट वाला मुल्क बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी पहले नंबर पर आ जाएगा और ये 2-3 साल पहले नंबर पर विराजमान रहेगा। अब ये सबसे बड़ा पैरामीटर है किसी भी मुल्क की इकॉनमी को जांचने के लिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो तुर्की की जो तजारती हुजम है, दूसरा बड़ा पैरामीटर जो किसी भी इकॉनमी को जांचने के लिए उसका तजारती हुजम होता है। तुर्की का 2021 में जो तजारती हुजम अब तक रहा वो 400 अरब डॉलर था, यानी 400 अरब डॉलर जिस मुल्क का तजारती हुजम हो, आप उसको क्या समझते कि क्या वो बैंकरप्सी की तरफ चला जाएगा? और बैंकरप्सी तो फजूल बात है, उसका मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। जो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी हो नो सिर्फ इतना जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, उन्हें पता चल जाएगा कि तुर्की पर कोई बर्डन नहीं है बैंकरप्सी का और इसकी इकॉनमी के गिरने का कोई जवाज़ नहीं है। अच्छा, अब अगर तजारती हुजम में इसका 400 बिलियन डॉलर है तो इतने बड़े तजारती हुजम में अगर आप 2021 की कंट्रीब्यूशन देखें तो 27.46 की ग्रोथ रेट है 2021 में इनके तजारती हुजम की, यानी 1/4 से ज़्यादा 2021 में इसका तजारती हुजम बढ़ा है। ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, इसको ज़रा समझ लें आप और देख लें, इसको वेरीफाई कर लें
इसके होते हुए तुर्की को कोई ख़तरा नहीं। नंबर तीन इसकी जो सियाहत है, कोविड-19 होने के बावजूद 2021 में तुर्की में जो सियाहत के शोबे ने जो अर्निंग की है वो $20 बिलियन है। यानी आप कोविड में जब लॉकडाउन रहे, दुनिया की फ़्लाइट्स बंद रहीं, 2021 में कभी सियाहती पाबंदियाँ रही, कभी सियाहों के लिए यहाँ पर लोकल लेवल पर लॉकडाउन रही और पाबंदियाँ रहीं, इसके बावजूद $20 अरब इसकी अर्निंग है। और 2022 में जैसे ही ये कोविड के पेंडेमिक से बाहर निकलेगा तो $40 अरब इसका तखमीना है इसकी अर्निंग का। ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। तीसरा बड़ा पैरामीटर है इनके दिफाई शोबे में, जो इनके आप दुनिया भर में जो ड्रोन हैं, वो तुर्की की दुनिया भर में टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी है ड्रोन में, और इनका इस वक्त जो है वो उसमें अर्निंग है तकरीबन $3 अरब, जो कि 2022 में जाके ये $5 अरब के करीब अर्निंग हो जाएगी। तो ये 3 बड़े पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर की बुनियाद पर आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी इकॉनमी के पैरामीटर्स किस तरफ गामज़न है। अब चौथा एक बड़ा पैरामीटर जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर। तुर्की के स्टेट बैंक में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $126 बिलियन यानी $126 अरब जो है इनके पास रिजर्वायर में पड़े हुए हैं, तो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तो इस $126 अरब के होते हुए आप क्या समझते हैं कि तुर्की जो है वो उनकी मईशत मुतज़ल्ज़ल हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़ी रिज़र्व्स होने के बाद कोई ऐसा ख़तरा लाहक हो सकता है। और मैं आपको ये बताऊं कि इतने बड़े तजारती हुजम में जो लोग कहते हैं तजारती खसारा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो सिर्फ $20 बिलियन रह गया है, जो इतनी बड़े जो बजट में 800 बिलियन के बजट में और $400 बिलियन की जो तजारती हुजम में ना होने के बराबर है। और इसके बाद अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ आपसे कि लोग कह रहे हैं कि ये तुर्की की मईशत डूब जाएगी। डूबती वो मईशत है जो जिसने बैरूनी कर्जे देने हों। मैं आपको ये जो कॉन्स्पिरेंसी चल रही है, जो मीडिया सोशल मीडिया पर लोग $200 अरब तुर्की का बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि तुर्की की सरकार ने ना IMF का कोई कर्जा देना, ना वर्ल्ड बैंक का कोई कर्जा देना है। ये जो $200 अरब की फ़िगर जो है, ये जो गर्दिश कर रही है, ये कॉन्स्पिरेसी जो गर्दिश कर रही है, ये प्राइवेट सेक्टर की लोन्स हैं, कंसोर्शियम्स के लोन हैं, तो इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है, और इनको जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इतने बड़े ग्रोथ रेट और आइंदा साल दुनिया का टॉप मोस्ट ग्रोथ रेट कैसे प्रॉब्लम में आ सकता है। अब मैं आता हूँ लीरा क्यों गिर रहा है। लीरा के गिरने की 4-5 मेन वजूहात, सॉलिड वजूहात, इसको भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि तैयब एर्दोगान जो है सदर तुर्की का, वो शुरू से ही शरह सूद की जो बड़ा हाई लेवल है उसके ख़िलाफ़ है, और वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब जिस मुल्क में शरह सूद ज़्यादा होती है उसमें जो सरमायाकार हैं वो अपना फालतू पैसा जो है वो फ़िक्स डिपॉजिट में रखता है, वो गर्दिश में नहीं आता, यानी वो ट्रेड में, वो इंडस्ट्री में, वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा होता, वो फ़िक्स डिपॉजिट में बैंकों में चला जाता है। और आपको पता है कि किसी भी मुल्क में जब फ़िक्स डिपॉजिट का आप मुनाफा लेते हैं तो बैंकों में आपको लोकल करेंसी में रखना पड़ता, तो लीरा में डॉलर को कन्वर्ट करवा के उसे फ़िक्स डिपॉजिट में रखते हैं लोग। और इसमें ज़्यादा लोग कौन हैं? अब इस फिक्स डिपॉजिट में अर्निंग करने वालों को 30% सालाना के लिहाज से अर्निंग मिलती है, और वो बहुत बड़ा मुनाफा है। अब इसमें फ़िक्स डिपॉजिट में रखने वाले कौन थे? इसमें यूरोप से, अमेरिका से, यूके से, आपको पता है वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 to 4% है, और वहाँ पर लोगों को फ़िक्स डिपॉजिट में से कुछ हासिल नहीं होता। वो यहाँ पर लेके आते हैं अपना सरमाया डॉलर की सूरत में, उसे लीरा में कन्वर्ट करते हैं और फ़िक्स डिपॉजिट में रखते हैं, सालाना 30% अर्न करते हैं, और ह्यूज अमाउंट जब वो 3 साल में डबल कर लेते हैं तो वो वापस डॉलर में कन्वर्ट करके वापस ले जाते हैं। एक तो ये बड़ी वजह है जो लीरा स्टेबल नहीं रहा, और लीरा गिरावट की वजह ये कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बहुत बड़े बड़े सरमायाकार यहाँ लीरा में कन्वर्ट करके और फिर लीरा से डॉलर में कन्वर्ट करके जब सरमाया वापस शिफ्ट करते हैं तो इसके लीरा पर लोड पड़ता है, करेंसी पर लोड पड़ता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो चाहते हैं कि शरह सूद कम से कम हो, और वो शरह सूद को गिरा रहे हैं। और उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बैनुल अक़वामी बड़ी बड़ी फर्में हैं, वो इसके ख़िलाफ़ हैं। वो सदर को इसरार कर रहे हैं कि शरह सूद ना गिराएं, क्योंकि उनको इनकी इकॉनमी के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा वो भी धमकियां दे रहे हैं कि हम अपना सरमाया निकाल के ले जाएंगे अगर आप शरह सूद को कम करेंगे तो। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जब इस तरह की धमकियां आती हैं तो लीरा पर बोझ पड़ता है और लोकल करेंसी पर बोझ पड़ता है, और लोकल करेंसी जो है वो गिरावट का शिकार होती है। नंबर 3 जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि यहाँ के जो लोकल अफराद हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूँ कि यह बैंक अकाउंट है क्या। आप बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं, उसमें 3 अकाउंट आपके खुल जाते हैं, यानी नंबर 1 लीरा, नंबर 2 डॉलर, नंबर 3 यूरो। ये 3 करेंसी एक ही बैंक अकाउंट खोलने से आपको मिल जाती हैं, उसका एक्सेस मिल जाता है आपको मोबाइल में। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक मेरी तरह हर बंदा जो पैसा है वो डॉलर में रखता है, जितनी की ज़रूरत होती है, यानी 500,000 डॉलर को कन्वर्ट किया, 14,000 लीरा बन गया, वो जब तक खर्च किया, उसके बाद जब ख़त्म होने लगा फिर दोबारा 500,000 डॉलर कन्वर्ट किया लीरा में। यानी जितने भी जिन अफराद का, यानी यहाँ पर 90% लोगों के बैंक अकाउंट हैं। और बदकिस्मती ये है कि एक बैंक अकाउंट में लीरा, डॉलर और यूरो की आप घर बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो लोग लोकल करेंसी में पैसा रखने के बजाय डॉलर में पैसा रखते हैं। जब लोग डॉलर में पैसा रखते हैं तो लोकल करेंसी लीरा पर दबाव बढ़ता है और डॉलर की डिमांड बढ़ती है, लिहाजा आपका लीरा गिरावट का शिकार होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो लोकल अफराद हैं जिनके पास कोई वरासती जायदाद से पैसा आता है, वो कारोबार नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेते, बहुत सारे ऐसे अफराद 30-35% उनकी तादाद है, वो क्या करते हैं, वो कारोबारी सरगर्मियों में पैसा लगाने के बजाय वो बैंक डिपॉजिट में रख देते हैं, लीरा में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में। उन्हें क्योंकि वो वहाँ पर जब रिटर्न मिल रहा होता है 30% के करीब, तो वो चैन की ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ से जो 30% लेके अपना गुज़र-औक़ात करते रहते हैं। अब जब आप ये देखेंगे, जब शरह सूद कम होगी जिस मुल्क में, तो उस मुल्क में क्या होगा कि आपको पता है कि जब ह्यूज अमाउंट रखी होती है लीराज की सूरत में, तो 1% शरह सूद जब या 2% गिरती है तो उनको वो अपना नुकसान कैलकुलेट करते हैं। वो फिर क्या करते हैं, वो फिर ये करते हैं कि वहाँ से लीरा को बैंक से निकाल के वो डॉलर या गोल्ड उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर ऐसी कमोडिटी पर इन्वेस्ट करते हैं जिधर उन्हें ज़्यादा रिटर्न। जब ये दोनों कमोडिटी, सेम इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े टाइकॉन माफियाज जो हैं, वो जब रुपए को गिराना चाहते हैं मसनूई तौर पर, तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड बढ़ाते हैं डॉलर की और गोल्ड की और इस तरह की कमोडिटी की। जब वो ये डिमांड बढ़ाते हैं तो रुपए पर प्रेशर पड़ता है और रुपए की कदर कम हो जाती है। इसी तरह लीरा पर भी जब वो डॉलर और गोल्ड की तरफ जाते हैं तो इस तरह की कमोडिटीज़ की तरफ जाते हैं तो लीरा पर दबाव पड़ता है। ये चौथा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से गिरावट का शिकार होता है। अब ये जो वो सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो पैरामीटर हैं जिसमें अब अगर शरह सूद कम होगी, जो कि रजब तैयब एर्दोगान का मिशन है कि शरह सूद कम करना है, यूरोप वगैरह के मुकाबले में आना है। जब शरह सूद कम होगी तो क्या होगा, जो फिक्स डिपॉजिट में या इस तरह के लोगों की जो सरमाया बैंक में पड़ा हुआ है, वहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, वो सरमाया निकालेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं रियल स्टेट में लगाएंगे, कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट देंगे, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ेगी, कोई ज़मीन ख़रीदेंगे, उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई छोटी मोटी तजारत शुरू करेगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, तो उससे सर्कुलेशन बढ़ेगी सरमाए की। जब सर्कुलेशन बढ़ती है तो इकॉनमी में बूम आता है, बूस्ट होती है इकॉनमी। तो जब इकॉनमी में बूम आता है तो यकीनन उसकी करेंसी मजबूत होती है और वो करेंसी हमेशा मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं। अब लीरा इन वजूहात की वजह से गिर रहा है, इसको गौर से सुनने और इसको कहीं किसी माहिर मुआशियात से कंसर्न भी कर लीजिएगा कि ये वाकई ऐसा है या नहीं है, या अगर आपको मईशत का पता है तो आपको इन पैरामीटर का पता होना चाहिए। अब सदर जो है वो रजब तैयब एर्दोगान वो चाइना मॉडल पर जा रहे हैं। चाइना मॉडल पर वो यही करना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। अब जैसे ही लीरा जो है वो अब 15 पर भी जाएगा, एक इसकी प्रेडिक्शन है कि भी 15-16 पर जाएगा,
तो जैसे ये 15-16 पर जाएगा तो इनकी जो डॉलर्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में होता है, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो ये कंपेटिटिव हो जाएंगे चाइना से। और वैसे भी फ्रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोविड-19 के बाद जो तुर्की है वो वाहिद मुल्क है जो यूरोप के लिए चाइना के साथ कंपेटिटिव हो गया है। और उसकी वजह से तुर्की में 2 साल के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से इसकी मईशत कहते हैं 12.3 पर अगले साल चली जाएगी। तो ये वो पैरामीटर है। अब जब ये होता है तो ज़ाहिरी बात है चाइना मॉडल जब अडॉप्ट करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे, उसमें जो बेसिक फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम होगी। वो कैसे कम होगी? वो ऐसे कम होगी कि ये चाहते हैं कि जो सीरियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल वहाँ पर जो हालात हैं सीरिया में उसकी वजह से, और इनके जो करीबी ममालिक हैं वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने नौकरियों के लिए आसानियाँ की हैं, और वो आसानियाँ उन आसानियों में इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उनकी डिमांड भी कम है सैलरी की, और उनका गुज़र-औक़ात भी अच्छा हो जाता है। लिहाजा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी तरह ये सब्सिडाइज़ करेंगे जो यूटिलिटी चार्जेस हैं, और फ्रेट इनको यूरोप के लिए बहुत कम है क्योंकि ये बिल्कुल 300 किलोमीटर यूरोप से बैठे हुए हैं, और तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे में बाई शिप और 1 घंटे में 1.5 घंटे में बाई एयर जो है वो जो सामान जो नज़दीकी ममालिक में पहुंच जाता है, और 24 घंटे में दूर के यूरोपियन ममालिक में भी पहुंच जाता है। तो अब ये 2022 में चाइना मॉडल अडॉप्ट करने जा रहे हैं। अगर इस वक्त अपोजिशन ने प्रेशर डाला हुआ है दोबारा इंतखाबात का, प्री इलेक्शन का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तैयब एर्दोआन इस पर शरह सूद कम करके कामयाब हो जाता है और इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इनकी एक्सपोर्ट जो है ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $20 बिलियन का रह गया है, 1 साल में ही उससे अबूर कर जाते हैं, तो ये बड़ी तेज़ी से दुनिया की उभरती हुई मईशत बनेगा अगले साल। और 2023 में ज़ाहिर बात है बॉस्फोरस का मुआहदा ख़त्म, लुज़ान मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है, बॉस्फोरस पर ट्रेड फ्रेट इनका ऑन हो जाएगा, पेट्रोल और गैस की मसनूआत ये बेच सकेंगे दुनिया में और प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो 2023 में इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा दुश्मन साजिशें कर रहे हैं, दुश्मन इस तरह के प्रोपोगंडे ग्रे लिस्ट में डाल के सरमाया यकदम निकाल के डॉलर्स को यकदम वापस ट्रांसफ़र करके इसकी इकॉनमी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके इकनॉमिक पैरामीटर जो हैं वो बता रहे हैं कि ये इस तमाम साजिशों के बावजूद ये दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत है और इसे अब रोकना नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया।